अब दूसरा पेज शुरू करते हैं। दूसरे पेज की पहली पंक्ति पहले ही पेज में हमने समझा दी है। दूसरी पेज की यानी पेज नंबर 7 उसकी दूसरी पंक्ति से देखते हैं। करें कि इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, यानी ऊपरी कमाई प्राप्त करने के संदर्भ में, ऊपरी कमाई लेने के संदर्भ में, कैसे ऊपरी कमाई हो उस मामले में करें विवेक यानी बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। क्या समझा रहे हैं? करें मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, यानी कैसा व्यक्ति आया है, उसकी ज़रूरत कितनी है, ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि नहीं है, मौका कैसा है, कितना अधिक कमाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से करें। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। यानी कोई महत्वपूर्ण काम होगा किसी व्यक्ति का तो वो कोई भी पैसा देने को तैयार होगा, कम महत्वपूर्ण काम होगा तो हो सकता है पैसा ना दे। वही चीज़ समझा रहे हैं। कभी कभी किसी को काम की जल्दी रहती है, तुरंत करवाना चाहता है तो वो कुछ पैसा दे देता है किसी बाबू को या जो भी है, तो काम जल्दी हो जाता है। तो वही चीज़ करें। आगे देखिए स्पष्ट करें। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यानी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, गरज वाला यानी ज़रूरतमंद, उसके साथ आप कठोरता करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा, यानी ज़्यादा पैसा दे देगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, यानी जिसको जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको दांव पर पाना यानी उससे पैसा निकलवाना थोड़ा कठिन है। करें कि इन बातों को निगाह में बांध लो, मेरी जन्म भर की कमाई है। तो निगाह में बांध लो यानी अच्छी तरह से समझ लो, ये जन्म भर की कमाई यानी पूरे जीवन में जो हमने सीखा है, जो हमने अनुभव किया है, वो हमने बता दिया कि ऊपरी कमाई का महत्व है और कैसे ऊपरी कमाई अधिक से अधिक प्राप्त की जा सकती है। तो पिताजी ऐसे समझा रहे हैं जैसे कोई बड़ी अच्छी बात समझा रहे हों। हम लोग अगर ध्यान दें तो कोई अच्छी बात नहीं समझा रहे हैं। एक पिता को अपने पुत्र को ऐसी चीज़ नहीं समझानी चाहिए गलत काम करने के लिए, लेकिन यहाँ एक सामान्य जनता की ऊपरी कमाई को लेकर क्या सोच है उसको रखने का प्रयास किया है प्रेमचंद ने, सामान्य सोच। और ये भी हमें ध्यान रखना है, ये 100 साल पहले की बात है और यही स्थिति आज भी है। आज भी लोग ऐसे ही बात करते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनिए और तब घर से चल खड़े हुए, यानी काम की खोज में निकले हैं, नौकरी की खोज में। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, यानी अपने आत्मा पे आलंबन, अपनी आत्मा पे विश्वास, अपने ऊपर विश्वास ही उनका सहायक था। ये जो अच्छे गुण है, धैर्य होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। करें लेकिन अच्छे शकुन से यानी अच्छे मौके से निकले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। नमक विभाग में दरोगा पद उनको मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, यानी जो दारोगा पद था वो वेतन भी अच्छा वहाँ उस पर मिलता था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं, यानी ऊपरी आय कितनी मिल जाएगी उसका कोई गणना ही नहीं है। ऊपरी आय प्राप्त करने का मौका बहुत अधिक है। कहने का मतलब यह है। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी वंशीधर के पिता को सुख संवाद मिला है। नौकरी पा गए, दारोगा पद में नौकरी पा गए, नमक विभाग में दारोगा पद पे नौकरी पा गए वंशीधर। ये उनके लिए सुख संवाद था, अच्छी सूचना थी। तो फूले न समाये, बड़े प्रसन्न हुए। फूले न समाना अत्यधिक प्रसन्न होना, फूले न समाना एक मुहावरा है, अत्यधिक प्रसन्न हो। महाजन कुछ नरम पड़े। जिन सेठ महाजनों से इनके पिता ने उधार लिया रहा होगा वो थोड़े ढीले पड़ गए। ढीले इसलिए पड़ गए क्योंकि उनको लगने लगा कि जो भी उधारी वंशीधर के पिता ने ली है वो अब चुकता हो जाएगी, इसलिए अब ज़्यादा वो मांग नहीं रहे हैं। कलवार की आशा लता लहलहाई। कलवार उस समय के तत्कालीन जो परचून की दुकान चलाते थे, जो जनरल स्टोर आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं, जो लोग चलाते थे उनको कलवार कहते थे। तो कलवार के यहाँ से यानी दुकान से सामान भी उधार में लाए रहे होंगे वंशीधर के पिता, तो उसके यहाँ भी उधारी रही होगी। तो उसकी भी आशा लता लहलहाई, उम्मीद की लता, आशा लता यानी उम्मीद की लता लहलहाई, बढ़ी। क्या उम्मीद बढ़ी कि अब उसका पैसा वापस मिल जाएगा। तो महाजन से जो उधारी लिया था उसको भी लगा पैसा मिल जाएगा, और कलवार के यहाँ से जो उधार सामान लिया था
रोज़ाना के खर्चे का, उसको भी लगा कि पैसा मिल जाएगा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, ये भी एक बड़ी सामान्य बात है। पड़ोसियों के यहाँ के मन में जलन होने लगती है। अगर कोई नौकरी पा जाए, आज भी है ये, कोई लड़का नौकरी पा जाए, कोई लड़की नौकरी पा जाए तो अड़ोसी पड़ोसी लोग बड़ा कठिन महसूस करते हैं। वही स्थिति यहाँ भी है। पड़ोसियों के हृदय में शूल यानी कांटे चुभने लगे कि ये वंशीधर नौकरी कैसे पा गया। तो यहाँ तक दृश्य एक है। अब इसके बाद दृश्य बदलता है उसी पेज पर, और दृश्य क्या है कि वंशीधर अपने दफ्तर में, कहने जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे उस जगह पे, उस चौकी पे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार यानी व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। जो उनके ऊपर के अफसर थे वो बड़े प्रसन्न थे इनसे कि बड़ा अच्छा दरोगा मिला है, बड़ा ईमानदार है। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जमुना यानी यमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, यानी क्रम से नाव लगा करके ऊपर पटरा वगैरह बिछा करके, पट्टी वगैरह, पुल बना था। पानी में क्रम से नाव लगा दिया होगा एक के बाद एक, और उनके ऊपर पटरा बिछा दिया होगा, पट्टी बिछा दिया होगा, और पुल जैसा काम कर रहा था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, यानी नदी का बहाव का जो आवाज़ होती है उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह यानी नाव चलाने वाले लोग घाटों पर रहते हैं, आने जाने वाले लोगों को इस पार से उस पार करते हैं। उठ बैठे, कौन? दरोगा जी। सोचने लगे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य ही कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, यानी जो भ्रम हो रहा था क्या चीज है, कैसी आवाज है, ये भ्रम हो रहा था, तो उसको तर्क ने पुष्ट किया कि अवश्य ही कोई गोलमाल है। ये तर्क हुआ तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा यानी असलहा, रिवाल्वर जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे, यानी थोड़ी ही देर में, बात की बात में मतलब थोड़ी ही देर में पुल पर आ गए। क्या देख रहे हैं वहां? गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। कई गाड़ियां थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो ये दूसरा पेज समाप्त होता है यहाँ पर, पेज नंबर 7। अब हम लोग पेज नंबर 8 भी इसी में देखेंगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ काना फूसी हुई, यानी आपस में बात हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। तो इन्होंने कहा, कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के? उत्तर मिला, दातागंज के वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी सभी कर्जदार थे उस इलाके में। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलते पुर्जे से मतलब प्रसिद्ध आदमी थे, हर सबसे मिलते जुलते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते, उनके मेहमान होते, यानी अंग्रेजी सरकार तक भी उनकी पहुंच थी, अंग्रेजी अफसरों तक उनकी पहुंच थी। 12 मास सदा व्रत चलता था, यानी हर समय कुछ न कुछ वहाँ पे बनता रहता था उनके यहाँ, कुछ न कुछ आयोजन, कुछ लोग आते जाते रहते थे, नहीं हमेशा चहल पहल उनके यहाँ रहती थी। ये वंशीधर के बारे में थोड़ा सा बताया लेखक ने कि वंशीधर वास्तव में है कौन। प्रतिष्ठित जमींदार हैं, अमीर हैं, सबसे उनका संबंध है, अंग्रेजी अफसरों तक से उनका संबंध, ये बातें बताया। तो मुंशी जी ने पूछा, यानी वंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। ठीक, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी रास्ता उत्तर की प्रतीक्षा किया, नहीं कुछ आया। वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो?
हम पूछते हैं कि इसमें क्या लदा है। इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे, यानी नमक के टुकड़े थे, तो उसमें नमक लदा हुआ था। तो ये हमारा पेज नंबर 8 भी समाप्त हुआ। पेज नंबर 9 में 4 लाइनें हुई और ये दूसरा दृश्य भी समाप्त होता है, बाकी बाद में।